दोस्तों, अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है जनहित याचिका। हाँ, जनहित याचिका जो है आप लोगों ने पेपर के माध्यम से सुना होगा। और ये जनहित याचिका कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। ये लगभग 1980 से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब लगभग 40 साल पुरानी चीज़ है। इसके पहले कोई जनहित याचिका नहीं होता था। अगर किसी को अपने तकलीफ़ों का निराकरण करना होता था तो या तो सुप्रीम कोर्ट में जाते थे आर्टिकल 32 के तहत में, और या वो हाई कोर्ट में जाते थे आर्टिकल 226 में। तो दोस्तों, अभी जो हम आपको जो बता रहे हैं वो करीब 60 मिनट का क्लास होगा, और उसके बाद में हम 20 मिनट आपको टाइम देंगे एक्सक्लूसिवली फॉर यू, ताकि जो शंका है उसका समाधान किया जा सके। तो ये हमारा 2 वे प्रोसेस होगा। इस टॉपिक को आज हमने इसलिए रखा है कि ये यूपीएससी में, एमपीपीएससी में और देश के दूसरे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस पर एस्से लिखने के लिए कहा जाता है। इससे संबंधित आपको पीटी में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए इसके पहले के वीडियो में मैंने जुडिशियल रिव्यू पर आप लोगों को मैंने लेक्चर दिया था, और उसके पहले जब हम ऑनलाइन पर नहीं थे तो हमने जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया पर एक वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप उसमें पूरी तरह से उसको देखें, और उसमें मैंने काफ़ी लगभग 1.5 घंटे का हमारा वो वीडियो है। तो आपको सारे रिट पिटीशन के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के क्या काम हैं, हाई कोर्ट के क्या काम हैं, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर क्यों है, लोअर जुडिशरी के क्या अधिकार हैं, मतलब लोअर जुडिशरी मतलब डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये सारे चीज़ों का मैंने उल्लेख अपने पूर्व के वीडियो में किया हुआ है, जिसका नाम है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, और लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है। तो आप उसको ज़रूर डिटेल में पढ़ें, सुनें, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमए पास करने में और बीए पास करने में और सिविल सर्विसेज के पास करने में डिफरेंस है, और डिफरेंस किस बात का है? आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा आप कभी भी सक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, आप रट के कोई काम नहीं कर सकते। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जनहित याचिका क्या है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसकी शुरुआत 1980 के दशक से हुई, हिंदुस्तान में हुई थी। हालांकि अमेरिका में ये बहुत पहले ही से मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत पहले से मौजूद है। हम बताएंगे आपको कि हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जनहित याचिका इवॉल्व या विकसित करने के लिए क्यों मजबूर हुआ, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि 1900, इसकी शुरुआत जो होती है वो 1979 में होती है, 1979 में, जब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील कपिला हिंगो रानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर किया हुसैन आरा की तरफ से। और वो हुसैन आरा जेल में बंद थी। तो उन्हें ये आरोप लगाया कि बहुत सारे अंडर ट्रायल हिंदुस्तान के जेल में या बिहार के जेल में भरे पड़े हैं, जिसका कि निराकरण नहीं हो रहा है। पिटीशन निचले अदालत में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हजारों लोग बिना किसी कसूर के, बिना मतलब सजा पाए हुए, आप लोग जानते होंगे कि 2 प्रकार के कैदी जेलों में रखे जाते हैं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा। पहला कैदी वो है जिसको कि कोर्ट के द्वारा सजा दे दी गई है, जिसको सजायाफ्ता बोलते हैं, और दूसरा कैदी वो है जिसको कि पुलिस ने जुडिशियल रिमांड पर रखा हुआ है। रिमांड 2 प्रकार के होते हैं, एक पुलिस रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है।
पुलिस रिमांड में पुलिस अपने पास में कैदी को रखता है, मतलब आरोपी को रखता है और उससे पूछताछ करता है। ये पुलिस रिमांड 5 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 14 दिन का हो सकता है एक बार में। लेकिन जो जुडिशियल रिमांड होता है उसके तहत में पुलिस क्या करती है, जेल में भेज देती है जब तक कि उसका निराकरण कोर्ट के द्वारा या ट्रायल के माध्यम से ना हो। इस बीच में कुछ लोगों को बेल भी मिल जाता है और कुछ लोगों को बेल नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, या केस की गंभीरता इतनी ज़्यादा होती है कि कोर्ट बेल नहीं देता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, कोई मददगार नहीं होता है, तो वकील के फीस नहीं भर सकते हैं, तो वो भी जेल में होते हैं। तो इनको बोलते हैं, ये जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कहा जाता है इनको, मतलब ऐसे कैदी जिनको की सजा नहीं मिली है लेकिन उन्हें जेल में रखा गया है। क्यों? कि वो किसी प्रकार से अनुसंधान में व्यवधान उपस्थित ना करें, ये उसका लॉजिक है। और इसके तहत में आप देखेंगे हिंदुस्तान में अभी भी लाखों के तादाद में लोग जेल में भरे पड़े हैं। तो आइए चलते हैं कि इसमें 1979 में हुआ क्या। कपिला हिंगो रानी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न जेलों में अंडर ट्रायल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका निराकरण नहीं हो रहा है क्योंकि लोअर कोर्ट इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप के कारण 40,000 से ज़्यादा कैदी, अंडर ट्रायल कैदी जो थे वो रिलीज किए गए। उनको फ्री लीगल एड की व्यवस्था, मैंने हिंदी में क्या बोलेंगे, निःशुल्क कानूनी सलाह दिया गया और इसके कारण से बहुत लोग जेल के बाहर आ पाए। तो यहाँ से शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका के बारे में। लेकिन जो असली शुरुआत है वो हुआ 1982 में, 1982 में वो हुआ सुभाष गुप्ता बनाम भारत सरकार। इसमें पीएन भगवती ने, जो उस समय में जज थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जिस तरह से एक क्रांति आ रही है, सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहा है, उसमें कोर्ट चुप नहीं बैठ सकता है। न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय किसी विशेष वर्ग के लिए केंद्रित नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए न्याय की व्यवस्था होना चाहिए। तो इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है या प्रॉब्लम फेस करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं आपको कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार है, माने संवैधानिक उपचार का अधिकार, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करता जा रहा हूं सो दैट कि एवरीबॉडी शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ माय लेक्चर। तो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज माने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो आर्टिकल 32 में एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया, उसमें कौन कौन से रीट पिटीशन हैं, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे हैबियास कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोरी है और को वारंटो है। मैंने 5 प्रकार के रीट पिटीशन का उल्लेख आर्टिकल 32 में किया गया है और इस रीट पिटीशन के माध्यम से आप सीधे, अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है, कोई दुखी प्राणी है, अगर उसके राइट्स का या उसके अधिकार का कोई हनन किया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अभी तक तो 1980 तक तो यही था कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जैसे मेरे को सजा मिल गई है मान ली, या मुझे पुलिस ने जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ है बिना किसी कारण के, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को लिखूंगा बिकॉज मैं एग्रीव हूं, मैं दुखी हूं, मैं सरकार की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से मैं परेशान हूं, तो मैं पर्सनली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करूंगा व्यक्तिगत रूप से। और यही पावर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, हिंदुस्तान के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनको यह प्राप्त था कि वो भी सुनवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट को तो और भी पावर था कि इसके फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार के अतिरिक्त
जो सामान्य जो अधिकार हैं उसका भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें उसके निराकरण के लिए भी आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहां पर हाईकोर्ट को विशद पावर है, मैंने विस्तृत पावर है। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका, ये क्या होता है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार क्षेत्र है, जिसको कि अंग्रेजी में लोकस स्टैंडाई बोलते हैं, लोकस स्टैंडाई, LOCUS, लोकस स्टैंडाई, या हिंदी में क्षेत्राधिकार बोलेंगे। तो इस लोकस स्टैंडाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म कर दिया। अब स्थिति यह हुई कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है या एग्रीव्ड है या सरकार के किसी कार्य से या पॉलिसी से प्रताड़ित है और वो इस स्थिति में नहीं है कि वह स्वतः पिटीशन फाइल कर सके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो कोई तीसरा व्यक्ति मैंने थर्ड पार्टी भी कर सकता है। और ये थर्ड पार्टी जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया और इसी के तहत में उन्होंने बहुत सारे जजमेंट पास किए। जैसे कि कुलदीप नायर ने, जो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष थे और बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि साहब टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट जो अब खत्म हो गया है, उसके बदले में अब पोटा एक्ट आ गया है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट। तो टाडा एक्ट के तहत में हजारों ऐसे लोग डेटेन्यू या कैदी हैं जिनका कि अंडर ट्रायल है, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है या बहुत ज़्यादा उसमें कन्विक्शन हो रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि टाडा एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट था। आपको मालूम है, एक लाइन में बोल देना चाहता हूं कि पुलिस के समक्ष में दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन टाडा में एक प्रावधान था कि अगर पुलिस अधीक्षक के सामने अगर कोई बयान दिया जाता है तो मान्य होगा। तो इसमें कन्विक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो गया और एक वर्ग के लोगों के खिलाफ में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होने लगा। अब उस वर्ग के बारे में मैं अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगा, आप सोचिए। तो इससे दुखी होकर के या इससे परेशान होकर के बहुत सारे लोग कुलदीप नायर को अप्रोच किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक एक NGO के अध्यक्ष थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और इसके तहत में बहुत सारे जो टाडा के तहत कैदी बंद थे वो रिलीज हो पाए। इसी तरह से इसके बाद में जो विशाखा का प्रॉब्लम है, एक भावरी देवी थी राजस्थान में और उन्होंने नाबालिग बच्चे के शादी के बारे में मुद्दा उठाया, जहाँ पर कि 1 या 2 साल की लड़की की शादी कर दी गई थी, उसका उन्होंने मुद्दा उठाया तो बहुत सारे लोगों ने उनके साथ में बलात्कार की घटना कर दिया। अब इसी से मुद्दा बढ़ते बढ़ते जो उनकी जो वकील था नैना कपूर, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और उनका जो NGO था उसका नाम था विशाखा। तो उस NGO के माध्यम से ये पिटीशन दायर हुआ कि जो वर्क प्लेस है, जैसे कि कोई कारखाना है, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, तो वो वर्क प्लेस कहलाएगा, कार्यस्थल कहलाएगा हिंदी में। तो उस कार्यस्थल में किसी प्रकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो, उसके लिए गाइडलाइन तैयार किए जाएं। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का यौन छेड़छाड़ की घटना नहीं हो, उसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस बनाया हुआ। और अब की स्थिति ये है कि हर एक स्कूल में, कॉलेज में, आपको सरकारी ऑफिस में एक कमिटी बनाई जाती है और उस कमिटी में महिला अध्यक्ष होता है, महिला अधिकारी अध्यक्ष होता है और 3-4 मेंबर होते हैं। और जो वो अगर इस प्रकार की कोई छेड़छाड़ की घटना होती है उस कार्यस्थल में, उस ऑफिस के कैंपस में, तो उस कमेटी के द्वारा जांच की जाती है और जांच में अगर सही पाया जाता है तो इमीडिएटली उन पर जो आरोपी होता है उस पर मुकदमा कायम होता है।
तो इस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तैयार किए हैं। और इसी तरह से एक सुनील बत्रा नामक कैदी था, दिल्ली के जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में बंद था। उसने सुप्रीम कोर्ट एक चिट्ठी लिख दिया कि हमारे जो दूसरे कैदी हैं वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं परेशान हूँ, उन्हें वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे इंटरफेयर किया और दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि जो इस तरह का जो घटना हो रहा है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामले अभी निपटाए, जैसे कि एमसी मेहता ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील हैं, और उनके द्वारा गंगा में जो पॉल्यूशन, जो गंदगी फैली हुई है उसके बारे में रिट पिटीशन दायर किया। वहाँ तमिलनाडु में जो ये पटाखा का जो उद्योग चल रहा है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को उसमें इम्प्लॉयमेंट कर दिया जाता है, तो उसके बारे में भी उन्होंने रिट पिटीशन दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने सब जगह बंद कर दिया। और हालांकि फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है, 24 में लिखा हुआ है कि किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। छोटे छोटे बच्चे, 14 साल के से नीचे वाले बच्चे भी पटाखा उद्योग में लगे हुए थे, बहुत सारे इंडस्ट्री में लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया। उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कोई भी संस्थान, कोई भी फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग धंधे 14 साल के से कम बच्चों का एम्प्लॉयमेंट पर या रोजगार में नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी हुआ है देश में। अब लोग डरते हैं, हिचकते हैं। हालांकि गांव देहात में कहीं कहीं ये अभी भी चल रहा है, लेकिन महानगरों में, छोटे शहरों में ये बच्चों का जो पहले शोषण होता था वो रुक गया। उसी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, जो घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं आप, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस तरह से पत्नियों के ऊपर पति के द्वारा अत्याचार किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं किया जाता था, तो इसके संबंध में भी डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और पार्लियामेंट ने इसके लिए कानून बनाया हुआ है। और अगर अब इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो पुलिस के पास पावर है, पुलिस कार्रवाई कर सकती है, मुकदमा कायम कर सकती है संबंधित पतियों के खिलाफ में। तो कहने का आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्यक्षेत्र को बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। वो इसीलिए किया कि दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप जाएं, मतलब 1967 से, जिसमें कि गोलोकनाथ केस हुआ था विरुद्ध पंजाब सरकार, विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को यह कोई अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार को संशोधित करे, माने अमेंडमेंट का कोई अधिकार नहीं है। तब गवर्नमेंट ने क्या किया? 24वां संशोधन विधेयक लाया 1971 में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से कानून पास कराया, और क्या कहा कि पार्लियामेंट को संविधान को बदलने का, माने संशोधन करने का पावर है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन, माने बदलने का पावर है, माने संशोधन करने का पावर है। तो इस तरह से गोलोकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रेटजी तय किया था, जो उन्होंने निर्णय दिया था, उसको पार्लियामेंट ने क्या किया? पलट दिया। इसके बाद में फिर 1973 में केशवानंद भारती का केस आया विरुद्ध केरल सरकार, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको पार्लियामेंट को पावर है कि वो संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन इवन 368 को कर सकते हैं, आर्टिकल 368 को कर सकते हैं, जिसमें कि संशोधन के नियम कानून बताए गए हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकता है। जो हिंदुस्तान के संविधान की जो मूलभूत जो उसका ढांचा है, उसको
खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शन रख लिया, और वो क्या था कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसका अधिकार होगा कि वो समय समय पर बेसिक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन तय करेगा या उसकी परिभाषा देगा। तो आज की स्थिति, इसके बाद में 1976 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जब इमरजेंसी लगा हुआ था तो उन्होंने 42वां संशोधन विधेयक लाया और उन्होंने फिर से उसको पलटा और उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी धारा को संशोधित करने के लिए सक्षम है और उस पर कोई रुकावट नहीं है। और 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व को, नीति निर्देशक का सिद्धांत जो पार्ट 4 में है, उसको उन्होंने प्राथमिकता दिया। बोला कि अगर लिखा कि अगर नीति निर्देशक तत्व को अगर उसको कार्यान्वयन करने या इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 31 जो मौलिक अधिकार है उसको भी सुपरसीड करेगा, मतलब उसको बाईपास कर देगा। अगर फंडामेंटल राइट्स के ये धारा 14, 21 और 31 अगर उसके बीच में आते हैं तो वो उस पर भी उसकी चलेगी। मतलब आप जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू के तहत में उसका पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में मिनरवाल मिल्स केस में क्या कहा, उन्होंने 42वें संशोधन में जो बात जो उन्होंने किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, उसको पलटा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संविधान के हर भाग को बदल सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, लेकिन केवल जहां पर आर्टिकल 39B और 39C जो कि नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत हैं उसको इंप्लीमेंट करने की अगर बात आएगी तभी वो आर्टिकल 14, 21 और 31 को सुपरसीड करेगी और बाकी जो शेष जो धाराएं हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत में उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां पर ये आर्टिकल 14, 21 और 31 काम करेगा और अगर वो आरे में आता है तो कोर्ट को ये पावर होगा कि वो जुडिशियल रिव्यू करे और उसको उस कानून को खत्म कर डाले। और बी और सी क्या है? बी और सी जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो राज्य के संसाधन जो हैं उसका कंसंट्रेशन और नहीं होना चाहिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। और सी में क्या है कि शासन स्टेट ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कि असमानता माने इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम किया जा सके, उसके गैप को भरा जा सके। माने अभी जो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा गैप है, उस गैप को कम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को वरीयता प्रदान किया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि 1982 में जो पीएन भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बाद में 1986 में वो चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने क्या कहा कि देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति हो रही है और ऐसी परिस्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी चुप नहीं बैठ सकता है। अगर वो चुप बैठेगा और घिसी पिटी जो पुरानी जो एंग्लो सेक्शन जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस माने विधि शास्त्र जिसमें कानून के नियम तय होते हैं, उस पर आधारित नहीं रह सकता है। उसे अपने आप को बदलना होगा और समय के साथ चलना होगा, अन्यथा लोगों का विश्वास कोर्ट से कचहरी से उठ जाएगा और वो अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे।
मार काट की संभावना बढ़ सकती है, देश में अशांति फैल सकती है, क्योंकि लोगों के ग्रीवांसेस को अगर दूर करने नहीं होगा, अगर समय पर दूर नहीं किया जाएगा तो हिंदुस्तान इतना बड़ा विशाल देश है, ऐसी स्थिति में होगा क्या? खून खराबा हो, लोग संघर्ष करेंगे, रोड पर उतर जाएंगे, एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, कानून और व्यवस्था कानून और व्यवस्था की धज्जियां मिट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक रास्ता निकाला, और रास्ता क्या था? लोकस स्टेंडाई, मैंने क्षेत्राधिकार, जो अभी तक केवल एग्रीव्ड पार्टी ही, मतलब जो व्यथित पार्टी है, व्यथित जो पक्ष है, वही सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर कर सकता था, उसको उन्होंने रिलैक्स कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि अब थर्ड पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। तो इससे एक नए जूरिस्प्रूडेंस के अवधारणा का विकास हुआ। वो क्या था? कलेक्टिव ग्रीवांसेस। अभी तक जो मेन जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या संविधान में जो लिखा था, वो था द मैकेनिज्म फॉर द रिड्रेसल ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब क्या हो गया? जो कलेक्टिव जो ग्रीवेंसेज हैं उसको भी दूर किया जा सकता है जुडिशियरी के सहारे से। मतलब ये एक जुडिशियल इंजीनियरिंग है। जो पीआईएल है, जनहित याचिका, उसको आप जुडिशियल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। और इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में, जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर 1000 परिवार रहते हैं, और नाली की व्यवस्था नहीं होने से पूरा जमीन का मैंने पानी का भराव हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया। नगर पालिका में आप गए, आपको उसने सुना नहीं आपकी बात को। अब मच्छरों की भरमार हो गई, लोग मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। तो आपने पिटीशन दिया, कलेक्टर के पास में गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर के पास गए, आपके बातों को उन्होंने नहीं सुना, कोई तवज्जो नहीं दिया। तो अब आप जैसे 1000 लोग हैं, अब सभी लोग तो नहीं जाएंगे सुप्रीम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 10-20 लोग, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी जो अफेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो अगर वो लोग अप्रोच करते हैं वहाँ के बासिंदे, तो थर्ड पार्टी जो कानून का जानकार है, जिसको फैक्ट्स के बारे में सभी जानकारी है, जिसको कि मोहल्ले वाले ने पूरी जानकारी दिया है, और सारे फैक्ट्स फिगर के साथ में वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत करता है, तो इसको जनहित याचिका कहेंगे। क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं है, एक सामूहिक मुद्दा है, एक जनहित का मुद्दा है, ये पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। हो सकता है कि कोई पूरे इंदौर का मुद्दा हो सकता है पूरे एमपी का मुद्दा हो। जैसे एमसी मेहता ने क्या कहा, जो रिट पिटीशन दायर किया, गंगा में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, लोगों का नहाना दूभर हो रहा है। अब एमसी मेहता को उससे क्या लेना देना? क्योंकि केवल एमसी मेहता तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वही तो नहीं परेशान हो रहे हैं। जो गंगा के किनारे जो 2000 किलोमीटर जो गंगा की लंबाई है, इसके चारों तरफ रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। तो कहने का आशय यह है कि एमसी मेहता ने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स वहाँ के लोगों से, जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनसे जुटाए कि किस तरह से गंगा के नदी में पॉल्यूशन होने से, प्रदूषण होने से लोगों के तबीयत खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के बीमारियों के शिकंजे में फंस गए हैं। हॉस्पिटल के डाटा उन्होंने इकट्ठा किया, जो पर्यावरण में जो हवा का जो उन्होंने देखा कि हवा में जो पॉल्यूटेंट की मात्रा है वो कितनी है, वो साइंटिस्टों से उसने मौसम विज्ञानियों से उन्होंने सारे मटेरियल कलेक्ट किए, और उसके बाद विथ ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और उन्होंने कहा कि साहब इसमें सरकार को आप निर्देश दीजिए कि गंगा के सफाई का अभियान शुरू करें, नहीं तो लोग, जो गंगा जीवनदायिनी है वो मृतदायिनी बनती जा रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई किया, और इसीलिए सरकार को गंगा से गंदगी हटाने के लिए विशेष योजना चलाना पड़ा। और अभी आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में तो गंगा
के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने चालू कर दिया, जिसका कि पहला जो मंत्री थी वो उमा भारती थी। तो इसमें मतलब ये है कि जो पार्टी है वो थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकता है। और एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, जो पुराने पद्धति से जो कानून माने समस्याओं का, डिस्प्यूट्स का निराकरण होता था, उसमें क्या होता था, दो पार्टियां होती थी। मान लीजिए एक ए ने बी को मारा पीटा, तो इसमें बी कहाँ गया, बी गया कोर्ट में, थाने में, उसने मुकदमा कायम कराया ए के खिलाफ में, और पुलिस वाले ने उसका अनुसंधान किया और ए के खिलाफ में साक्ष्य जुटाया, और उसके बाद में ए के खिलाफ में चार्जशीट पेश करवाया, और वहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ, ए को भी और बी को भी गवाह सबूत के साथ में दोनों के खिलाफ में दोनों को एग्जामिनेशन इन चीफ किए गए, माने मुख्य परीक्षण किए गए, प्रति परीक्षण किया गया, पुनर्परीक्षण किया गया, और इसी के साथ में बी का भी यही प्रक्रिया दोहराई गई, सारे गवाहों के बयान लिए गए। तो ये क्या है, टू पार्टी बाई पार्टी सिस्टम है। हिंदुस्तान में जो ट्रायल सिस्टम है वो क्या है, बाई पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी है, एक पक्ष एक विपक्ष, और दोनों को साक्ष्य अधिनियम के तहत में जो मानक तैयार किए गए हैं उसके तहत में मुख्य परीक्षण प्रति परीक्षण किया जाता है, गवाहों का किया जाता है, और जो फरियादी होता है, जो आरोपी होता है, उसका परीक्षण किया जाता है, और दिस इज कॉल्ड ट्रायल, या हिंदी में कहेंगे विचारण। लेकिन इसमें क्या होता है, जनहित याचिका में, जनहित याचिका में ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बाय पार्टीजन मामला नहीं है, या ये एडवर्सोरियल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एडवर्सोरियल। एडवर्सोरियल मतलब एक दूसरे के विपरीत। अब यहां पर जो सिस्टम है वो है कि यहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और ये व्यवस्था जो है वो है कि जो सेकंड पार्टी है वो, या फर्स्ट पार्टी जो है, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने हुसैन आरा का मामला बताया था बिहार के मामले में, तो उसमें आवेदन, हालांकि जो वकील थी वो कपिला हिंगोरानी थी, लेकिन उस आवेदन पत्र में जो फैक्ट फिगर्स जो जुटाए गए थे उसमें करीब 1,500-2 हजार अंडर ट्रायल कैदी के दस्तखत थे उसमें, और कोई एक जेल का मामला नहीं था वो, बल्कि बिहार के सारे जेल, बहुत जहां जहां पर अंडर ट्रायल बंद हैं, ये कैदी बंद हैं। तो कहने का आशय यह है कि ये बाई पार्टी का गेम नहीं है, इसमें जो पार्टियां हो सकती हैं वो एमोरफस हो सकती है, बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल होगी। मान लीजिए MC मेहता ने पटाखा फैक्ट्री जो तमिलनाडु में शिवसागर जिले में के खिलाफ में उन्होंने जो पिटीशन दायर किया, तो उन्होंने केवल एक पटाखा फैक्ट्री के बारे में नहीं किया, वो तो था ही, उसके साथ साथ जो बहुत सारे जो पटाखा फैक्ट्री हैं उसके खिलाफ भी किया कि ये छोटे छोटे बच्चों का शोषण कर रहे हैं, और 14 साल के बच्चों को अपने रोजगारी में रख रहे हैं, जो कि संविधान के आर्टिकल 24 के खिलाफ है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, या बंधुआ मुक्ति मोर्चा का कानून, जो स्वामी अग्निवेश अभी मर गए, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था कि बॉन्डेड लेबर जो है वो देश में जगह जगह पर व्याप्त है। अब जो आर्टिकल 23 और 24 जो है वो किसी प्रकार के बॉन्डेड लेबर का या बंधुआ मजदूर के खिलाफ बोलता है, हमें इसका मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। तो बंधुआ मजदूर कानून के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उसको रिट पिटीशन के रूप में स्वीकार किया, और जो सरकार को निर्देश दिया कि जहां भी कहीं भी बंधुआ मजदूर लोगों ने रखे हुए हैं उसको तत्काल रिलीज किया जाए, नहीं तो उस पर कानून बनाया जाए, उनके खिलाफ में मुकदमा कायम किए जाए। एक बात और इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है कि इसमें
इस जनहित याचिका के तहत में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जो कानून पास किए जाते हैं, जो आदेश पारित किए जाते हैं, वो प्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव दो चीज होता है कानून में, एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। जैसे मैंने कोई कानून बनाया, अगर उसमें सिविल मैटर में, तो रिट्रोस्पेक्टिव, ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान दीजिए कि सिविल मैटर में तो आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लागू कर सकते हैं। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे के डेट से। मान लीजिए आज 10 अक्टूबर है, आज कानून पार्लियामेंट ने पास किया और वो सिविल मैटर है, तो वो कह सकती है कि नहीं हम 2010 से इसको इफेक्टिव मानेंगे। लेकिन क्रिमिनल मामले में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आगे के मना 10 तारीख को अगर कानून पास हुआ तो 10 तारीख से ही वो लागू माना जाएगा, जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दस्तखत होंगे उस कानून पर। पार्लियामेंट में पास करने के बाद दोस्तों आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पास दस्तखत होने के लिए जाता है, और जिस दिन प्रेसिडेंट दस्तखत करता है और गजट नोटिफिकेशन होता है, उस दिन से वो कानून मान्य होता है। तो ये क्रिमिनल लॉ में लागू है। तो यहाँ भी ये जो जनहित याचिका है, इसमें जो जजेस जो आदेश पारित करते हैं वो पिछले डेट से नहीं करते हैं, वो आगे के डेट से करते हैं, मतलब प्रोस्पेक्टिव होता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जो जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको कि मैंने आपको एडवर्सियल सिस्टम ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष के मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण होते हैं, और इस तरह से जजेस उस केस के बारे में अपना निर्णय ड्रॉ करते हैं या निर्णय या जजमेंट पास करते हैं। यहाँ पर तो वहाँ पर जज क्या होता है, मूक दृष्टा रहता है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। वो दोनों तरफ के वकील एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। यहाँ जो है वो जजेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो मामले को सुलझाने के लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई पार्टी का गेम नहीं है, बल्कि जनहित याचिका में जो सरकार के द्वारा या लेजिस्लेचर या विधायिका के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है या कोई ऐसा पब्लिक पॉलिसी अख्तियार किया गया है जिससे कि जनता दुखी हो गई है, परेशान हो रही है, तो इसके लिए जनहित याचिका लगाई जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थात उद्देश्य क्या है। यह जनहित याचिका 1980 के बाद हिंदुस्तान में क्यों लाया गया? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ादी होने के बाद हमने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया। हमने कहा कि नहीं, हम वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। वेलफेयर स्टेट में हिंदी में कहेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि पार्ट 4 में है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमारा इस पर एक पहले ही हमने वीडियो बनाया हुआ, उसको आप जरूर देखें, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो इसमें जब हमने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किया तो हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून बनाए जो कि जनता के हित से जुड़े हुए थे। आप जानते ही हैं कि हम 200 वर्षों के बाद में, अंग्रेजों के गुलामी के बाद 200 वर्षों के बाद हम आज़ाद हुए। उसके पहले मुसलमानों का राज करीब 800 वर्षों तक था हिंदुस्तान में। तो हमने एक समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर रिपब्लिक की स्थापना किया और हमने लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा किया। और हमारे जितने भी नेता थे उनका ये मत था कि हिंदुस्तान में जो ऊंच नीच की खाई है, जो जातिवादी व्यवस्था है, जो जागीरदारी प्रथा है, उसको सबको खत्म किया जाए और मनुष्य में किसी प्रकार का भेद नहीं हो और सबको मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति हो। हर एक सर्वे भवन्ति सुखिना, माने हर व्यक्ति, जो संस्कृत में श्लोक है कि हर व्यक्ति सुखी हो। तो ये सुखी कैसे होगा? जब उसको सामाजिक और आर्थिक जो परेशानी वो झेल रहा है, उस परेशानी को अगर सरकार दूर कर देती है तो
तो उसको बराबर के अवसर प्राप्त होंगे, और जब बराबर के अवसर प्राप्त होंगे तो वो बड़े बड़े पदों पर जा सकता है, अच्छे रोजगार कर सकता है, और उससे उसका जीवन स्तर उठेगा। तो सरकार ने कानून तो बहुत ज़्यादा बनाए। अगर आप देखेंगे 1950 से लेकर के 1980 के बीच में बहुत सारे कानून बनाए सरकार ने, जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए बहुत जोरदार और बहुत प्रभावी था। लेकिन इसका एक कमी था, और वो क्या था? ये जो सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो कानून बनाए जा रहे थे या बनाए गए, वो आम जनता तक जमीनी स्तर पर, धरातल पर नहीं उतर रहे थे, अभी भी नहीं उतर रहा है। और जैसे कि राजीव गांधी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम जो 1 रुपया केंद्र सरकार केंद्र से भेजते हैं तो उसमें 85 पैसे जो है वो बिचौलिया खा जाते हैं। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत में लोगों के खाता में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया है, ताकि सरकार के जो पैसे हैं वो बिचौलिया नहीं खाए। उस जमाने में इंटरनेट का व्यवस्था नहीं था, लोगों के पास मोबाइल नहीं था, सरकार अगर चाहती भी तो नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की तारीख की तो सच्चाई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसमें यह देखा गया कि जो हमारा पॉलिसी बन रहा है और जो हम क्रियान्वयन कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया है। और गैप क्या है कि समाज के जो ऊपरी वर्ग के लोग हैं वो समाज के सारे संसाधनों को अपने हित में खर्च कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्या देखा? उनका रस्साकसी चल ही रहा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से, और ये रस्साकसी करीब 15 वर्ष तक चला है। मैंने 67 से जो शुरू हुआ वो 80 तक चला है, और बाद में उन्होंने देखा कि कहीं हमारी उपयोगिता ही नहीं खत्म हो जाए लोगों की निगाह में, और हम जो ट्रेडिशनल पद्धति को अगर अपनाए रखेंगे तो मान लीजिए आपने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार दे दिया, संविधान ने दे दिया, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है। एक गरीब गुरबा आदमी कैसे सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकता है, जहां पर कि वकीलों के भारी भरकम फीस हैं? वो तो मन महसूस करके रह जाएगा। और यही हिंदुस्तान में हो भी रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उसके लिए तो हम बैठे ही हुए हैं, और फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अधिकार इंडिविजुअल राइट्स को बचाने के लिए दिया ही गया है। लेकिन अगर इंडिविजुअल राइट्स पर भी कोई खतरा आता है और कोई व्यक्ति इतना गरीब है, कमजोर है कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता है, या वो जेल में बंद है, उसके स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अप्रोच करे तो कैसे करे? उन्होंने कहा कि नहीं, थर्ड पार्टी भी उसके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, और उसको लिए उन्होंने 50 रुपये का मिनिमम फीस रखा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर पत्र लिख देता है, लेटर के द्वारा, चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी, वो भी रिट पिटीशन में ग्राह्य होगा। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक जो बैरियर था, जो आर्थिक जो बैरियर था, जो वकीलों ने भारी भरकम फीस रखे हुए थे, यदि आप एक रिट पिटीशन दायर करने जाएं तो आपको लाखों रुपया खर्च हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, यदि अगर ट्रेडिशनल पद्धति से जाएंगे। लेकिन जनहित याचिका में क्या है? आप पोस्ट कार्ड में लिख दीजिए, और अगर वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में आपके जो ग्रीवांसेज हैं वो सब शामिल हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट पिटीशन के रूप में उसको कन्वर्ट कर देगा। एक और नायाब चीज उन्होंने किया, अगर उन्होंने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फैक्ट्स एंड फिगर जुटाने में सक्षम नहीं है, कमजोर है, ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, अभी भी हिंदुस्तान में आप देखेंगे 30% के लोग अशिक्षित हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया, और वो तरीका क्या था? कमिश्नर नियुक्त करना। उनके पास में कोई पिटीशन आया पोस्ट कार्ड पर, उन्होंने कमिश्नर नियुक्त किया कि तुम जाओ और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ला करके कोर्ट के समक्ष में प्रस्तुत करो।
उन्होंने एक दूसरा तरीका भी अपनाया, एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी एक लैटिन वर्ड है, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एमिकस, AMICUS, क्यूरी, CURIE, इसका अंग्रेजी में क्या ट्रांसलेशन क्या होगा? फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, द पर्सन हु असिस्ट द कोर्ट इन इट्स एक्सक्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो उन्होंने एमिकस क्यूरी की भी व्यवस्था किया, और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि यह मामला इतना गंभीर है जिसमें कि एमिकस क्यूरी की जरूरत है, तो उन्होंने उसका सहारा लिया। उन्होंने बहुत सारे वकील को समय समय पर एमिकस क्यूरी बनाए हैं, जो उन्हें सारी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट जजेस को सारी जानकारी मुहैया कराती है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखती है। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश किया कि जो कानूनी जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाया जाए और कानून के दरवाजे आम लोगों के हद में हो जाए, हर व्यक्ति कानून के दरवाजे तक पहुंच जाए। ये जनहित याचिका का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब दोस्तों ये चलते हैं आगे पॉइंट की वीकनेस, इसकी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग, जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से सारे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, और तब से PIL की बाढ़ आ गई है, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग झूठा सच्चा मामले लेकर के पहुंच जाते हैं बिना फैक्ट एंड फिगर के, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद भी होता है। कुछ लोगों की जो अपनी पुरानी दुश्मनी भजाने के लिए भी काम कर रहे हैं, कोई जो बिजनेसमैन है वो अपने कॉम्पिटिटर जो दूसरे बिजनेसमैन है उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके व्यापार को ध्वस्त करने के लिए भी PIL का सहारा ले रहा है। तो इस तरह से यह देखा गया है कि बहुत सारे लोग झूठे सच्चे आरोप तैयार करके और PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा खर्चा तो होता नहीं है, और इसके कारण से PIL की बाढ़ आ गई है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस पर चिंता जाहिर किया। वो हमारे पूर्व के चीफ जस्टिस HS कपाडिया, उन्होंने भी बहुत चिंता जाहिर किया कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट दूसरा काम कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए, जैसे कि एक मामला है कल्याणेश्वरी विरुद्ध भारत सरकार, और इसमें क्या हुआ, इस मामले में एक बिजनेसमैन ने पिटीशन दायर कर दिया गुजरात हाई कोर्ट में कि जो सामने वाला है उसका जो एस्बेस्टस उद्योग उसका चल रहा है, उससे इलाके में प्रदूषण फैल रहा है, इसको रोका जाए। जब बाद में गंभीरता से अध्ययन किया गया तो पता चला कि जो पिटिशनर था उसका अपना वाणिज्य व्यवसाय ठप हो रहा था। जो उसने नालीदार चादर का जो वहाँ पर जो फैक्ट्री लगाया था, तो चूंकि वो महंगा होता है तो इसीलिए वो किसी तरह से वो एस्बेस्टस का फैक्ट्री बंद करवाना चाहता था, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एस्बेस्टस का उपयोग करते थे क्योंकि कम दाम में आता था, और वही चादर, नालीदार चादर, लोहे का चादर लेंगे तो डबल दाम में आएगा, ट्रिपल दाम में आएगा, तो उसका बिकता नहीं था। तो वो चाहा कि किसी तरह से यहाँ का एस्बेस्टस फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो हमारा काम निकल जाएगा। तो बाद में जब गुजरात हाईकोर्ट ने केस पिटीशन को डिसमिस कर दिया तो वही व्यक्ति कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जब तथ्यों को जांचा परखा फिर देखा कि ये बहुत ही फ्रिवलस और विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी सबस्टांस ये रिट पिटीशन दायर किया गया और सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। तो फिर उन्होंने 1 लाख रुपए का फाइन किया। तो इस तरह की घटनाएं भी आती हैं। जैसे अमर सिंह ने, जो अभी अभी उनके वो एक्सपायर हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता थे,
तो अमर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया जनहित याचिका के तहत में। उन्होंने कहा कि सब फोन टेपिंग हो रही है। हालांकि ये बात सही भी हो सकती है और सही पाई गई, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए नाराजगी व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर के आइए, आपका जो आवेदन पत्र है वो अधूरा है। तो कहने का आशय यह है कि जुडिशरी का अब स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण है हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कि जब आप जनहित याचिका दायर करते हैं तो आप सारे सबूतों, सारे मटेरियल को उसमें शामिल करें और तब फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। इसके लिए एक बात और जरूरी है कि जिसके खिलाफ दायर करने चाहते हैं उसको पहले आप लीगल नोटिस दीजिए। आप बाला बाला जो है ना सीधे वहां नहीं पहुंच सकते। ये बात भी ध्यान करने लायक चीज है कि पहले आप अपने वकील के माध्यम से उसको नोटिस देना जरूरी है जिसके खिलाफ में आप जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं कहना भूल गया था, जो मैं आपको बताऊं कि जनहित याचिका केवल गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ में, पार्लियामेंट के खिलाफ में, स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए वो कानून के खिलाफ में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ में, जो संवैधानिक हो, जो स्टैट्यूटरी बॉडी हो, जिसका कि मैंने जिस पद का निर्माण कानून के द्वारा किया गया हो, ऐसे जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ ही जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन उठेगा या आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो गंदगी फैला रहा है या प्रदूषण फैला रहा है, उस स्थिति में क्या करना होगा? तो उस स्थिति में करना ये होगा कि आपको उसको रिस्पोंडेंट बनाना होगा। कैसे? पहले आप रिस्पोंडेंट किसको, मान लीजिए मैं पिटिशनर हूं, एंटी पार्टी रिस्पोंडेंट है, तो रिस्पोंडेंट में मैं रिस्पोंडेंट किसको बनाऊंगा? भारत सरकार को बनाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट को बनाऊंगा, और वहां के जो लोकल बॉडी जो हैं, जो म्युनिसिपल, यदि वो शहरी क्षेत्र में, बॉम्बे का शहरी क्षेत्र है और वहां पर प्रदूषण फैल रहा है तो वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ में लगाऊंगा। और चौथा जो रिस्पोंडेंट होगा वो कौन होगा? जिसकी फैक्ट्री है, तो उसका जो मालिक होगा उसके खिलाफ लगाया जाएगा। तो इस तरह से 4 लोगों के खिलाफ में हमें जनहित याचिका दायर करना होगा। केवल हम प्राइवेट पार्टी, मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है उसी के खिलाफ में हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते। तो अब आप समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अब अचीवमेंट क्या है? जो जनहित याचिका जो एक इनोवेटिव प्रयोग है, एक बहुत ही बेहतर जुडिशियल इंजीनियरिंग का साधन है, तो ये जो पिछले 40 साल से जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उस पर निर्णय किए जा रहे हैं, उसका प्रभाव क्या हुआ, उसकी उपलब्धियां क्या है? तो दोस्तों उसकी उपलब्धियां हैं कि देश में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैला, लीगल अवेयरनेस फैला। अब लोग ये नहीं समझते हैं कि वो दीनहीन हैं और उनके पास में अपने तकलीफों को दूर करने का कोई साधन नहीं है। अगर नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं या जनता के प्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं तो वो जाएं कहां? अगर सरकारी अधिकारी कामचोर हैं, भ्रष्ट हैं, तो उसका निराकरण के लिए उन्हें कहां जाना होगा? जनहित याचिका के आने से और जुडिशियल एक्टिविज्म माने न्यायिक सक्रियता के आने से, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता आने से देश में कानूनी जागरूकता फैल गया। बहुत सारे मामले में जो लोग कहीं नहीं जा सकते थे, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं था, अब वो दरवाजे खुल गए हैं। कोर्ट की प्रासंगिकता पुनः स्थापित हो गई है। तीसरा पॉइंट कि बहुत सारे जो सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता था, हालांकि अभी भी है, लेकिन उसमें कमी आई है। लोग, अधिकारी डरने लगे, घबराने लगे घूसखोरी से। और इसके अलावा बहुत सारे अधिकारियों पर
एक अंकुश भी हो गया है कि कहीं हमारे खिलाफ में जनहित याचिका ने दायर कर दे लोग, तो लोग अब वोकल हो गए और अपनी समस्याओं को या अपने सामूहिक समस्याओं को उठाने में गुरेज नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मामले में तो ऐसे भी हुए हैं कि लोग अपनी अदावत को, पुरानी दुश्मनी को भजाने के लिए भी पीआईएल का सहारा लिया है। तो ये बात भी दिगर है, ये भी सही है। इसीलिए आजकल कोर्ट हर एक पीआईएल के मामले को गंभीरता से लेती है और अगर उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देती है। कुछ लोगों का या प्रभावशाली व्यक्तियों का यह मंशा रहता है कि पीआईएल के माध्यम से जो सोशल लेजिस्लेशन हुआ है, ये सामाजिक कानून बने हैं, उसको लटकाया जाए, भटकाया जाए, उसको रोके रखा जाए ताकि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। ऐसा हुआ भी है, लेकिन अब कोर्ट भी इसमें सतर्क हो गई और वो उन्हें साफ कह दिया है कि अगर कोई पीआईएल जो पेश कर रहा है तो उसके लिए उसका क्रेडेंशियल देखना जरूरी है, उसके पास्ट एंटीसीडेंट को देखना जरूरी है, मतलब पूर्व के इतिहास को देखना जरूरी है कि यह चोर, उचक्का, बदमाश, करप्ट, व्यभिचारी तो नहीं है, क्या वो किसी दूसरे से अदावत लेना तो नहीं चाह रहा है, उसकी मंशा क्या है, जो जनहित याचिका करता है उसकी मंशा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, और आखिर वो पब्लिक गुड मतलब कलेक्टिव गुड को या सामूहिक भलाई क्यों करना चाहता है और जो ये जनहित याचिका है उससे कितने लोगों को फायदा होगा। तो ये सारी बातों को का आकलन अब आजकल जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर रही है। और अभी आपको मैंने बताया कि बहुत जनहित याचिकाओं के खिलाफ में उन्होंने पेनल्टी भी ठोक दिया है। तो इससे भी अब बहुत कुछ नियंत्रण हो गया और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी बातों के बारे में हमने आपको पॉइंट वाइज बताया। अब इसकी जो कमजोरियां हैं